गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और स्वागत है आप सभी का नेरी स्टडी में। शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। और आज है 7 जुलाई। जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ उसे नोट ज़रूर करिएगा। हमेशा आपसे इसीलिए कहती हूँ क्योंकि नोट किए बिना अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ याद हो जाए तो हो सकता है वो 1-2 दिन के लिए याद हो जाए, लेकिन उसके बाद आप उसे भूल जाएंगे। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइए और उन्हें रिवीजन करते रहिए। 7 जुलाई का करंट अफेयर है। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको बताना है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो यहाँ पर निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। और आप सभी को पता है कि भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा ये निपुण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक। और वर्तमान में अगर बात करें ये कहाँ से सांसद हैं, तो हरिद्वार से ये सांसद हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी आप याद रख सकते हैं कि हरिद्वार से ये सांसद हैं। इसके साथ साथ में ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ में इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं तो ये जो इनके नाम में निशंक लगा हुआ है, ये क्योंकि ये कविताएं लिखते हैं, ये एक लेखक भी हैं, तो इनके नाम में आप समझ सकते हैं ये उपाधि के तौर पर, उपाधि नहीं एक उपनाम कह सकते हैं, क्योंकि उपाधियां तो भारत में बैन है। उपाधियां तो हम नहीं ले सकते, मौलिक अधिकार है हमारा, जिसमें ये बात कही गई है कि यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये उपाधि नहीं है, ये उनका उपनाम है। निशंक नाम इनका उपनाम है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया है। अब निपुण की फुल फॉर्म क्या है, तो निपुण की ये जो फुल फॉर्म है ये है द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये इसकी फुल फॉर्म है निपुण की। मतलब इनको कुछ भी फुल फॉर्म बनाने से मतलब है। एक बार फिर से देखिए, द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है निपुण की। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले। कि मतलब बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए, थोड़ा तो साक्षर होना चाहिए, तो वो जो मूलभूत साक्षरता है उसे प्राप्त कर ले और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले, कि उसे थोड़ा संख्याओं का बोध भी होना चाहिए। तो इतना यहाँ पर साक्षर बनाने की बात की जा रही है। आपको पता है कि भारत में साक्षरता कैसे डिसाइड की जाती है। भारत में साक्षरता डिसाइड की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखना जानता है तो वो साक्षर है, फिर चाहे उसके बाद उसे कुछ भी नहीं आता हो। तो नाम लिखना तो कोई भी किसी को सिखा सकता है, और मात्र इतने से किसी को साक्षर घोषित करना ये तो सही नहीं है। तो यहाँ पैरामीटर्स को बदलना चाहिए ताकि साक्षरता की दर को और बढ़ाया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर भारत की साक्षरता जो रेट है वो फिर और नीचे गिर जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपना नाम लिखना जानते हैं, इसके अलावा वो ना तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ना ही कोई सरल सी किताब पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो आपको इसका याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इन कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का इसमें से चयन करना है। ये कुछ चाइना के बारे में मलेरिया से रिलेटेड आंकड़े हैं जिन पर आपको विचार करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है 50 वर्षों के प्रयास के बाद मलेरिया मुक्त घोषित किया गया देश ये। उसके बाद है चीन पहला देश जिसे 3 दशकों से अधिक समय के बाद मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। मतलब यहाँ पर ये था कि 3 दशकों के बाद कोई भी देश मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा समय लग गया मलेरिया मुक्त घोषित कराने में स्वयं को। फिर है ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर जैसे देश भी मलेरिया मुक्त हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही हो जाता है। अब आपने तो इतना ही पढ़ा था कि मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया गया WHO के द्वारा, तो चाइना को, बस इतना। लेकिन इतना तो आजकल क्वेश्चन में दे देते हैं, डिटेल्स पढ़नी पड़ती हैं। तो डिटेल्स पढ़िए तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें, जो आंसर सही है वो है केवल 2। केवल दूसरा कथन इसमें सही है, पहला और तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हैं।
जो पहला कथन कह रहा है कि 50 वर्षों के प्रयास के बाद मलेरिया मुक्त घोषित किया गया चाइना को, नहीं, यहाँ पर 70 वर्षों के प्रयास के बाद, 70 वर्षों के प्रयास के बाद, क्योंकि चाइना ने खुद कहा है 70 वर्षों के एक लंबे प्रयास के बाद हम जा कर के मलेरिया मुक्त स्वयं को घोषित कर पाए हैं। यहाँ पर स्थिति ये थी 30 मिलियन केसेस एक साथ आते थे, बहुत ही ख़राब स्थिति थी, लेकिन कितनी मतलब कह सकते हैं कितनी अच्छाई के साथ में चाइना ने यहाँ पर मलेरिया को कंट्रोल कर लिया। हालांकि भारत की भी रिपोर्ट एक आई है जिसमें ये बताया गया है कि भारत भी मलेरिया को कंट्रोल करने में बहुत हद तक अच्छा काम कर गया है और बहुत हद तक कंट्रोल भी कर लिया है, क्योंकि अब मलेरिया के केसेस कहाँ दिखते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि अब तो कोरोना छाया हुआ है ना, तो कोरोना के केसेस ही, सबको कोरोना ही हो रहा है, मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारियाँ किसी को हो ही नहीं रही हैं। तो यहाँ पर 70 वर्षों के बाद चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया और चीन पहला देश है, ये कथन तो हमारा सही है कि चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय के बाद मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। फिर जो तीसरा कथन है, यहाँ पर मिस्टेक है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तो जो है मलेरिया मुक्त है, मगर जापान की यहाँ पर पुष्टि नहीं की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देश यहाँ पर मलेरिया मुक्त हैं। इसके साथ साथ में 2021 में एल सल्वाडोर करके एक नाम है देश का, वो भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, तो आप उसका नाम भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 कथन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बिहार में स्थित है और हाल ही में ये चर्चा में बना हुआ था। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम आपको याद रखना है, जो कि बिहार में स्थित है। अगर पूर्वी का जो तराई क्षेत्र है, जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, उसके साथ भी इसकी सीमाएं लगती हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो जैविक विविधता है वो यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि तराई क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है अलग अलग प्रकार के जीव या यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है कि ये चर्चा में क्यों रहा है, कि यहाँ पर गिद्धों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा काम किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में रहा। 150 प्रजातियाँ बचा करके रखी गई हैं। तो यहाँ पर मिस्र के गिद्ध, गिफॉन गिद्ध, सफ़ेद दुम वाले गिद्ध और हिमालयी ग्रिफॉन गिद्ध जो हैं, यहाँ पर इनकी प्रजातियाँ इसमें हमें देखने को मिल रही हैं। तो 150 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और जिनका संरक्षण करके रखा गया है। तो गिद्धों के संरक्षण की यहाँ पर बात चल रही है, मुहिम छेड़ी गई है, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। इसका नाम आपको याद रखना है कि ये बिहार में स्थित है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जस्ट आप अपने जहन में डाल लीजिए कि एक इस तरीके के मंत्रालय का गठन कल मोदी सरकार के द्वारा किया गया है कि मोदी सरकार ने सहकार से समृद्धि के अपने सपने को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। तो अब आप याद रखिएगा, अब एक अलग मंत्रालय बन गया है, सहकारिता मंत्रालय। तो हालांकि अभी इसके कोई मंत्री नहीं बनाए गए हैं, जैसे ही इसके मंत्री बनते हैं ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है मोदी सरकार के द्वारा और जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, सहकार से समृद्धि की ओर। तो यहाँ पर इनका ये मोटो है कि सहकार से समृद्धि की ओर हम जाएंगे, जिसके लिए इन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर दिया है। बहुत ऐतिहासिक कदम है, इसीलिए ये चर्चा में रहेगा और इसके मंत्री बनने के बाद ये चर्चा में और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है क्योंकि कल इनके मंत्रिमंडल में थोड़ा परिवर्तन किया गया। कल कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, इसके साथ साथ में हो सकता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मंत्रालय भी बदला गया हो, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मछली किसानों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप जिसको बोलते हैं मत्स्य सेतु, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मछली किसान जो मछलियों का उत्पादन करते हैं, उत्पादन का मतलब है यहाँ पर उनको पकड़ते हैं, उनका आयात निर्यात व्यापार ये सब करते हैं। तो मछली किसानों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि कृषि से संबंधित मंत्री हो जाते हैं। तो हालांकि मत्स्य पालन को भी हमारे यहाँ कृषि के अंतर्गत रखा गया है, एग्रीकल्चर में ये आता है मत्स्य पालन। तो यहाँ पर गिरिराज सिंह जी के द्वारा मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। तो अगर आपने कोई और मंत्री सोचे थे तो यहाँ पर वो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कृषि मंत्री जिनका नाम है गिरिराज सिंह, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
क्योंकि उसमें पशुपालन भी आता है ना, जिसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, तो वो भी यहीं पर आता है। तो गिरिराज सिंह के द्वारा मत्स्य सेतु ऐप, जो कि एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप है, ये लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम जानना चाहें तो ऐप को ICAR, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर में जो कि है, इसके द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन से विकसित किया गया है। तो अब आप देखिए पैसा किसने दिया है, पैसा दिया है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसके द्वारा ये वित्त पोषित है और विकसित किया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के द्वारा, जो कि भुवनेश्वर में स्थित हो जाता है। तो इसके द्वारा ये विकसित किया गया है ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, इस टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार कर दिया है? तो 2023 तक का यहाँ पर विस्तार कर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का इसके कार्यकाल में विस्तार किया गया है। नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ये इसका टेलीस्कोप है और इसके कार्यकाल में 2 वर्षों की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो अब ये 2023 तक कार्य करेगा। याद रखिएगा कि ये 2023 तक अब कार्य करता रहेगा। 2 वर्षों की बढ़ोतरी की गई है और किसके द्वारा? नासा के द्वारा की गई है। नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। आज का आपके लिए पहला प्रश्न, मैं आपसे कहती हूँ कि प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दिया करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे आपका रिवीजन हो जाता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर कोई मैप से रिलेटेड क्वेश्चन देती हूँ तो मैप का रिवीजन होता है। तो यहाँ पर आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि नासा का जो हेडक्वार्टर है, पहली बात तो वो कहाँ स्थित है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और हाल ही में नासा के नए हेड बनाए गए हैं, उनका नाम क्या हो जाता है। तो नासा के नए हेड कौन है और नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं। एक तीसरा प्रश्न भी ये बनता है, नोट करिएगा तीसरा प्रश्न, कि नासा का जो मुख्यालय है उसका नाम क्या रखा गया है। किसी लेडी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि एक अश्वेत महिला है, उनके नाम पर इसके मुख्यालय का नाम रखा गया है। तो उसका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पर होता है कि समापन समारोह और इसके साथ साथ में जो उद्घाटन समारोह है, दोनों के लिए ध्वजवाहक डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ध्वजवाहक समारोह, जो उद्घाटन समारोह है, उसके लिए डिसाइड की गई हैं, उनका नाम है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये जो है भारतीय दल का जो ध्वज है उसे लेकर के चलेंगे MC मैरी कॉम, जो कि एक फेमस मुक्केबाज हैं, और मनप्रीत सिंह। तो यहाँ पर ये दोनों जो पर्सन्स हैं, ये हमें उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का आप कह सकते हैं ध्वजवाहक के रूप में दिखाई देंगे। अब समापन समारोह की भी बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई के आसपास ये शुरू होने की बात बताई जा रही है, और इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक, जिनका नाम है बजरंग पूनिया। याद रखिएगा, बजरंग पूनिया गोल्ड मेडल मतलब लगाया जा रहा है ऐसा कयास कि ये गोल्ड मेडल ज़रूर जीतेंगे। तो बजरंग पूनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पूनिया, और अगर हम देखें उद्घाटन समारोह में तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह, जिसका नाम है FY-3E, ये लॉन्च किया है। ये मौसम पूर्वानुमान की जानकारी के लिए, जो हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है वहाँ पर ये मौसम की अच्छी जानकारी दे पाएगा, इसीलिए ये विकसित किया गया है एक नया उपग्रह FY-3E। और किसके द्वारा? तो चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चाइना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नई टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो चाइना इसमें बहुत आगे रहता है। तो चाइना ने यहाँ पर FY-3E लॉन्च किया है, जो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यहाँ पर इसने RBI के नियमों का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से RBI का जो एक्ट है 1934 का एक्ट, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, जिसके अनुसार इस पर पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। पहले तो RBI जुर्माना लगाती है, जुर्माना लगाने से भी अगर ये बैंक्स नहीं सुधरती हैं तो RBI कुछ समय के लिए इन्हें निलंबित करती है या फिर जुर्माना लगाती है। और जब भी ये बैंक्स नहीं सुधरती हैं, बिल्कुल मतलब
एकदम अडिग हो जाती हैं कि इनको गलतियां करनी ही करनी है, तो फिर क्या करती है कि आरबीआई इनका लाइसेंस ही रद्द कर देती है। भाई बंद, अब तुम्हारा काम करने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक पर। क्या हुआ है कि जो साइबर अपराध आजकल होते हैं उस पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसी वजह से ये वहाँ पर साइबर से रिलेटेड जो है क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं और जो वहाँ के ग्राहक हैं उनका डेटा लीक हो रहा है। इस वजह से पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको नोट करके ही रखना पड़ेगा। हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? कर्नाटक का नया राज्यपाल बनाया गया है और वो भी किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है थावरचंद गहलोत। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वर्तमान में, थावरचंद गहलोत, इनको बना दिया गया है नया राज्यपाल, और वो भी किस राज्य का? कर्नाटक का। अब आप सोचिए कि कोई मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था, अब उसको राज्यपाल बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका पद किसी और को दिया गया होगा। तो ये सारे के सारे परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे हम देख लेते हैं और भी राज्यों के यहाँ पर राज्यपाल बदले गए हैं, इन पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। के हरि बाबू, जिनको मिजोरम का राज्यपाल बना दिया गया है, तो अब के हरि बाबू मिजोरम के राज्यपाल होंगे। मंगू भाई छगन भाई पटेल अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आनंदीबेन पटेल का अतिरिक्त प्रभार चल रहा था, जिसको समाप्त करके मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल बना दिए गए। अब पहले तो यहाँ पर आनंदीबेन थी, देखिए सरल याद करने का सरल तरीका, पहले आनंदीबेन थी, बहन थी समझिए, और अब मंगू भाई है, अब भाई आ गए हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करिए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई पटेल जी राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये राज्यपाल बनाए गए हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के अब राज्यपाल होंगे, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी इतने समय से अतिरिक्त प्रभार पर थे। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर त्रिपुरा के गवर्नर बना दिए गए हैं, और रमेश बैस बना दिए गए झारखंड के। द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पर हटा दिया गया है और उनके स्थान पर रमेश बैस जी को झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। बंडारू दत्तात्रेय की अगर हम बात करें, इन्हें हरियाणा का राज्यपाल बना दिया गया है। बंडारू दत्तात्रेय अब हरियाणा के राज्यपाल होंगे, और सत्यदेव नारायण को कहाँ भेज दिया गया है? त्रिपुरा भेज दिया गया है। तो कुछ राज्यपालों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो उनको हटा ही दिया गया है, और कुछ राज्यपालों को परिवर्तित कर दिया गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें भेज दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शीट है, आप इसे नोट करके रखिएगा और इनको याद करके रखिएगा। ये इस बार के एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके लिए देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपको नंबर चाहिए तो इन्हें याद करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर भी करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।